एक कठिन यात्रा और 15 जांबाज राइडर निकल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो नामुमकिन तो नहीं मगर कठिन ज़रूर है। और इसके लिए सारे जांबाज राइडर यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बाइकर्स साथी पहुंच चुके हैं। और अब यहां से आगे का सफर जारी करेंगे। ये यात्रा प्रारंभ हुई अल्मोड़ा से और अल्मोड़ा से 210 किलोमीटर राइड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं धारचूला। ये वो स्थान है जहां पर काली नदी स्पष्ट रूप से भारत नेपाल को अलग अलग करती दिखाई देती है। धारचूला से आगे बढ़कर हम रुकने पर मजबूर हो गए क्योंकि काली नदी अपने शोर और रौद्र रूप से हमें रोमांचित कर रही थी। काली नदी बहुत ही तेज वेग के साथ यहाँ से बह रही है। यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं बूंदी से आगे गुंजी की तरफ, और ये रास्ता कितना चुनौतीपूर्ण था यहाँ से देखकर पता चलता था। और इसकी चढ़ाई तो जैसे बढ़ती ही जा रही थी और ये चुनौतियाँ दे रहा था। इस रास्ते को पार करके ये यात्रा चल पड़ती है गुंजी की तरफ। और जैसे जैसे हम गुंजी की तरफ बढ़ते हैं समुद्र तल से हमारी ऊंचाई और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और करीबन 2800 मीटर की ऊंचाई पर अब हम आ चुके थे और हमें ग्लेशियर्स दिखना शुरू हो गए थे और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। इस यात्रा को आप बिना पास और परमिट बनाए नहीं कर सकते क्योंकि बॉर्डर की दृष्टि से ये संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ भारत, चीन, तिब्बत और नेपाल जैसे देशों की सीमाएं एक दूसरे को छूती हैं। धारचूला से आगे हमारी यात्रा तवाघाट, पांगला, मांगती, बूंदी, छियालेख, गरब्यांग और नापचूला होते हुए गुंजी पहुंचती है। और यहाँ गुंजी में दिखाई देता है ये ट्रेडिशनल हाउस। और आज रात हम इसी ट्रेडिशनल घर में और इसी ट्रेडिशनल गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। और इस गांव के पीछे हमें बर्फ से ढके पहाड़ नजर आ रहे थे। इस रास्ते पर इस नाले को पार करना पड़ता है और हमारे साथी भी मोटरसाइकिल से इसको पार करते हुए ऊपर की साइड से उधर से गुंजी विलेज से आदि कैलाश की दूरी मात्र 40 किलोमीटर की रह जाती है। और जब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो खतरनाक नाला हमें मिलता है। उसे पार करते हुए
जब हम इस स्थान पर पहुंचते हैं तो यहाँ ठहरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये है दुगती गांव, जो बेहद ही खूबसूरत है और हम तो बस इसे निहारते ही जा रहे थे, इसकी खूबसूरती को बस देखते ही जा रहे थे। यहाँ ठहरना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति थी। अभी हम कुट्टी में हैं और इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे आदि कैलाश के लिए। ये इलाका है जोलिंगकोंग और जोलिंगकोंग से ही हम लोग पैदल आगे की यात्रा आदि कैलाश के लिए करेंगे। और ये इसकी दूसरी तरफ का इलाका जोलिंगकोंग के दूसरे छोर का इलाका। अभी हम ये भारत की जो सीमा है इसके हम अंतिम गांव पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसका नाम है जोलिंगकोंग और रोंगकोंग। यहाँ पर आर्मी की चेक पोस्ट है। यहाँ से इसके बाद किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है और ये इनर लाइन जोन के अंतर्गत ये आता है। और इससे पूर्व जब मैं 25 वर्ष पूर्व इसमें यात्रा में आया था तो उसमें हम पूरा पैदल आए थे। उसमें 14 ब्यास होते हुए यहाँ पहुँचे थे और दारमा और इसी आदि कैलाश के किनारे से निकलते हुए हम शिमला पास क्रॉस करके बेदांग, तिदांग, सीपू और दुक्तू दातू होते हुए हम सोपला पहुंचे थे। सोपला पहुंच करके हम धारचूला पहुंच गए थे। वर्तमान में अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता था ही नहीं यहाँ पर। और जो पुराने रास्ते हैं उसकी जो ट्रेल है वो ट्रेल हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। थैंक यू विराज जी। हम पहुंच चुके हैं पार्वती लेक। ये स्थान जिसे आप देख रहे हैं आदि कैलाश से आगे की तरफ चलते हुए करीब 1.5 किलोमीटर के बाद ये जगह आती है। इसे कहते हैं पार्वती कुंड। ये धार्मिक आस्था का एक प्रमुख केंद्र। और इसको स्टेबल रखना। सामने आदि कैलाश और हमारे पीछे पार्वती लेक। और बीच बीच में जवानों के बंकर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जमे रहते हैं।
इस पर्वत के बाईं तरफ से एक पास है, सिनला पास, और उस सिनला पास से होते हुए जब यहाँ पैदल यात्रा की जाती थी तो सीधे दारमा वैली तक जाया जाता था। और दारमा वैली से जब चढ़ते थे यात्री ऊपर की तरफ, कैलाश की तरफ आते थे, इस पर्वत की तरफ आते थे, तो उसी सिनला पास से होकर के यहाँ पहुँचते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पास, एक दर्रा हुआ करता था इस कैलाश माउंटेन तक पहुँचने के लिए। अभी हम हैं कुट्टी गांव में। यहाँ पर हमने खाने बनाने के लिए ऑर्डर करा है और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ मिली है, ये है भोजपत्र की लकड़ी, और इसमें से जो छाल निकलती है ये भोजपत्र होता है। ये थोड़ा ख़राब हो रही है, इसमें से छाल निकलती है, ये देखिए इस तरह से, और ये भोजपत्र है। इस पर लिखा जाता था पहले, और इसका पूरा जंगल यहाँ सामने जो पहाड़ है, इस जंगल में इस भोजपत्र का पूरा जंगल है। इस कुट्टी गांव में इसी तरह की छत हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और जब बारिश होती है तो सीधा बर्फ़ के रूप में गिरती है और बहुत हल्की बारिश होती है। तो यहाँ पर इसी तरह की मिट्टी की और ऐसे छत बनाई जाती थी, जो आज भी कई घरों में मौजूद है। लेकिन अब क्योंकि नए नए होम स्टे बन रहे हैं तो यहाँ पर टीन की चादर भी लगाई जा रही है, लेकिन ये परंपरागत तरीके से बनाया गया घर। सामने जो यहाँ पर आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये कुछ खंडर से ये इलाके हैं। पांडव इसको कहा जाता है पांडव किला, क्योंकि ये बताया जाता है कि यहाँ पर पांडव रहे थे। और कुट्टी गांव में ये एक स्पेशल जगह है पांडव किला, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और टूरिस्ट लोगों को यहाँ पर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर जाना प्रतिबंधित है। मगर यहाँ पर वर्ष में एक बार मेले का आयोजन ज़रूर होता है। पांडव पर्वत, इस किले के पास इस पर्वत को कहा जाता है पांडव पर्वत, और ये सब पुराने मकान बने हुए हैं। और कुटियाल जी ने, गोपाल कुटियाल जी ने बताया कि यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है हिमाचल, इसके नीचे रॉक सॉल्ट पाया जाता है, और यहाँ इस इलाके से पहले बहुत नमक निकाला जाता था, रॉक सॉल्ट, और वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से इसका खनन होता है, मगर बहुत कम मात्रा में। ये रॉक सॉल्ट का इलाका है। कुट्टी गांव के अंदर हम हैं कुटियाल जी के साथ, और ये इनका आ गया है एरिया। और यहाँ पर ये पुराने, देखिए कब के ट्रेडिशनल भवन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और अब वो यहाँ पर इसको होम स्टे में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या शानदार ये पुराने घर हैं, और वो बता रहे हैं कि 1906 से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पूर्वज लोग। और हाँ, आ रहे हैं। और यहाँ से अब अंदर देखिए उन्होंने बुलाया है, तो हम अंदर जाएंगे। रोशनी कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे जी। बहुत पुश्तैनी मकान है हमारा। पुश्तैनी मकान है जी, बढ़िया है। ये हमारा किचन है। हाँ जी, ये किचन है। अच्छा, ये किचन है, बगल में स्टे की जगह नीचे भी है जी। इधर किचन है, बहुत बढ़िया। और इधर सोने के लिए देखिए इस तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। और रोशनी के लिए क्या प्रबंध है, रोशनी के लिए ये लाइट, ये पुराने वो दिया, और दिया जलता है यहाँ आज भी। और अब कुछ सोलर लाइट आ गई हैं, लेकिन दिए का अभी भी महत्व है। और एक रेडियो रखा है, पुराना रेडियो, जिसको यहाँ पर सुना जाता है।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आजकल इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद कुटियाल जी। ये सब पुरानी बनावट के घर, इन्हें देख के तो मज़ा आ गया। ये कुटी गांव में ही आप ऐसा देख सकते हैं, अन्यथा इसके पास गुंजी और दूसरे गांव हैं वहाँ पर भी है, मगर यहाँ तो ज़्यादातर घर ये इस तरह के आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल पुराने ट्रेडिशनल घर, पत्थरों की चिनाई और लकड़ी का काम। अब हम वापस जा रहे हैं गुंजी की तरफ। शाम को गुंजी में रहेंगे और कल हम लोग जाएंगे ओम पर्वत के लिए। काली नदी निकल रही है और लगातार देखिए ग्लेशियरों से किस तरह से पानी आकर के लगातार इस काली नदी में मिलता चला जा रहा है। और ये ग्लेशियर्स हैं सारे। देखिए किस तरह से नदी बनती है और यहाँ से भी गैलरी से देखिए पूरा ग्लेशियर आ रहा है और यहाँ से पानी बह करके नीचे आता है। इसी तरह से नदियों का निर्माण होता है पहाड़ों में। इस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारत, नेपाल, चीन के हिस्से आसपास के इलाकों में एक दूसरे को छूते हैं और इस काला पानी को काली नदी का उद्गम स्थान भी माना गया है। इसके पास ही एक गर्म पानी का चश्मा भी है और ये स्थान काली नदी के उद्गम का स्थान माना गया है। काला पानी से आगे ओम पर्वत की तरफ बढ़ते हुए एक बर्फीला नाला फिर से हमारा रास्ता रोक देता है, मगर सभी जाबाज बाइकर्स ने, राइडर्स ने यहाँ से बड़ी जाबाजी और कुशलता के साथ अपनी अपनी बाइक यहाँ से आगे निकाली और हमारा सफ़र ओम पर्वत की तरफ आगे बढ़ता चला गया। गुंजी से ओम पर्वत की दूरी करीब 18 किलोमीटर की है और काला पानी को पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं ओम पर्वत के पास। और हमें बताया जाता है कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सुबह से पहुंचे हुए थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर सुबह से बादल घिरे हुए थे और ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हमारे पहुंचने के साथ ही वहां पर धीरे धीरे बादल छटे और हमें ओम पर्वत के दर्शन हुए और सभी साथी, सभी दोस्त ओम पर्वत की ओर निहारने लगे, उसे देखने लगे, उसकी वीडियोग्राफी और उसकी फ़ोटो खींचने लगे।
मलघाट का ये ब्रिज भारत और नेपाल को जोड़ता है और नेपाल से लोग भारत आकर धारचूला पहुंचते हैं और यहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान लेकर वापस अपने देश नेपाल लौटते हैं। सभी बाइकर्स, जाबाज बाइकर्स इस अद्भुत और कठिन यात्रा को जो चुनौतियों से भरी पड़ी थी पूरा कर लगभग 640 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लौटते हैं धारचूला की तरफ और यहाँ से फिर वापस अल्मोड़ा की तरफ।